ऐसे में कितना चैलेंज हो गया है पुलिस के लिए कि साइबर क्राइम को रोका जाए, वहीं समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है? साइबर क्राइम को रोकना आज समाज के लिए बहुत ही प्राथमिकता पर आ चुका है। कारण उसके पीछे एक ही है कि प्रत्येक व्यक्ति आजकल मोबाइल का यूज़र हो गया है कि साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंचने के लिए वो बहुत आसान टारगेट हो जाता है कि आम आदमी का मोबाइल के प्रति जो लगाव है और मोबाइल से जो उसका दिन भर का जो साथ एक हो गया है, वो साइबर क्रिमिनल्स के लिए बहुत आसान माध्यम है। 15,000 5,000 500 के मोबाइल भी डिजिटल से कनेक्टिविटी है। क्या एक वजह ये भी हो सकता है कि मोबाइल के जितने भी साधन संसाधन उसका किस तरीके से यूज़ किया जाए? सही रूप से उसकी प्राइवेसी सेटिंग करना, सही रूप से सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स को, अपने प्राइवेट जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं उनको सेफ रखना, इसकी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो आसानी से साइबर क्राइम कर सकते हैं। साइबर वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड हो गया कि जहाँ पर आदमी के लास्ट 1 से लेकर 2 साल तक के उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो डिजिटली स्टोर्ड होते हैं। फेसबुक पे जो वीडियो चैट का एक प्रोविज़न दिया गया है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को पकड़ना, ऐसे लोगों को पुलिस के शिकंजे पर लाना कितना मुश्किल होता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है? तो पहली आइडेंटिटी होती है उस नंबर का सब्सक्राइबर। लोकेशन वाइज उसकी लोकेशन जब आती है तो उसकी लोकेशन दिल्ली में किसी अलग अलग लोकेशन पर मिलती है। नेट बैंकिंग के थ्रू जो फ्रॉड होते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है और किस किस तरीके के होते हैं? देखिए, बैंकिंग फ्रॉड्स को निपटने के लिए बैंक्स ने भी अपने कस्टमर्स को बहुत सारी चीज़ों से सुविधा दे रहे हैं। 30 लाख रुपए लौटवाए सामंजस्य स्थापित करा के, ये क्या था और किस तरीके के ऐसे कितने मामले हैं अभी? हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कुमार प्रतीक साहब के द्वारा गुमशुदा मोबाइल को बांटने का भी एक महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। हमारे जो डाटा होते हैं, हमारा जो पर्सनल कई प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं, वो कौन कब एक्सेस करके उसका कब दुरुपयोग करने लगे हमें पता नहीं होता। ऐसे में हमें कैसे जागरूक होने की ज़रूरत है और कैसे करके हम अपने आप को सेव कर सकते हैं कि अपने प्रत्येक सोशल मीडिया अकाउंट से अपने अकाउंट्स की प्राइवेसी सेट करके रखें। अपराध की जगत में पुलिस के लिए, समाज के लिए, सबके लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका साइबर क्राइम, यानी साइबर क्राइम। हर कोई कहीं ना कहीं साइबर क्राइम से प्रभावित होता है और जाने अनजाने में कोई ऐसी चीज़ निकल कर आती है कि वो अपना सब कुछ खो देता है या खोने के कगार होता है। ऐसे में एक ही आसरा होता है कि पुलिसिंग, यानी पुलिस कितना बेहतर करके हमको बचा सकती है और पुलिस कितना अच्छा करके उस मामले को सुलझा सकती है। ऐसे में पुलिस की अपनी एक भूमिका, और ख़ास तौर से जिस तरीके से मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले में साइबर अपराध और साइबर सेल लगातार जिस तरीके से सामाजिक पुलिसिंग की दिशा के साथ साथ साइबर अपराध पर एक बेहतरीन कार्य कर रहा है। आज ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सेल के प्रभारी अमित दीक्षित थी। और आपको बता दें कि कई अवार्ड से सम्मानित और ख़ास तौर से साइबर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले, विशेषज्ञ माने जाने वाले और पिछले वर्षों के रुस्तम जी की अवार्ड से सम्मानित दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीक्षित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और ख़ास तौर से जिस तरीके से साइबर अपराध पर चीज़ें चल रही उस पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत आपका स्वागत। धन्यवाद आपका। बढ़ते हुए क्राइम में यदि साइबर क्राइम की बात करें तो औसतन कई मायने में अधिक है। ऐसे में कितना चैलेंज हो गया है पुलिस के लिए कि साइबर क्राइम को रोका जाए, वहीं समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है? साइबर क्राइम को रोकना आज समाज के लिए बहुत ही प्राथमिकता पर आ चुका है। कारण उसके पीछे एक ही है कि प्रत्येक व्यक्ति आजकल मोबाइल का यूज़र हो गया है। मोबाइल के यूज़र होने से एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता है और इंटरनेट के माध्यम से वो अलग अलग जगह पर वेबसाइट पे अपनी सर्फिंग करता है, कई जगह अपना डेटा अपलोड करता है। और यही वजह है कि साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंचने के लिए वो बहुत आसान टारगेट हो जाता है। और यही वजह है कि डिस्टेंस फ्रॉड की जो संख्या बढ़ी है वो उसका रीज़न भी यही रहा कि आम आदमी का मोबाइल के प्रति जो लगाव है और मोबाइल से जो उसका दिन भर का जो साथ एक हो गया है, वो साइबर क्रिमिनल्स के लिए बहुत आसान माध्यम है
लोगों तक पहुँच रहा है। तो कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि जब भी हम किसी चीज़ को कमांड करते हैं या किसी चीज़ का नेतृत्व करते हैं या किसी चीज़ पर काम करते हैं तो हम उसके विशेषज्ञ होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ाई लिखाई करते हैं। मोबाइल एक ऐसा विषय बन गया है कि फ्री में मोबाइल 10,000, 15,000, 5,000, 500 के मोबाइल भी डिजिटल से कनेक्टिविटी है। क्या एक वजह ये भी हो सकता है कि मोबाइल के जितने भी साधन संसाधन उसका किस तरीके से यूज़ किया जाए और वो जागरूकता ना हो पाना भी एक बड़ा कारण? मोबाइल का उपयोग आम जन सामान्य के लिए उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। पहले आपने देखा होगा कि आदमी की कनेक्टिविटी एक दूसरे से सिर्फ संचार माध्यमों की वजह से एक पोस्टल पेपर के माध्यम से हुआ करती थी, मगर आज ये स्थिति है कि हम देश विदेश में कहीं भी रहें, सिर्फ एक फ़ोन कॉल अपने परिजनों को संतुष्टि देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। उस व्यक्ति की दूर से एक आवाज़ सुनना ही उस परिवार के लिए उस संतुष्टि का कारण हो जाता है कि मैं या मेरा परिवार सुखी है और सेफ है। बट उसका सही उपयोग, सही रूप से उसकी प्राइवेसी सेटिंग करना, सही रूप से सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स को, अपने प्राइवेट जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं उनको सेफ रखना, इसकी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो आसानी से साइबर क्राइम करते हैं। तो अवेयरनेस एक बहुत ज़्यादा जरूरी बात है। जी, अब जी आपको ऐसा नहीं लगता कि साइबर क्राइम जहां पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, समाज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो रहा है, वहीं भी किसी अपराध को पकड़ने के लिए जिस तरीके से ये डिजिटल का ज़माना आ गया हो, पुलिस के लिए थोड़ा सा एक रास्ता आसान हो गया कि बहुत जल्दी किसी मामले को कंटेक्ट करना, उस पर पहुँच पाना आसान होता है नेटवर्क के माध्यम से? बिल्कुल सही बात। उसके पीछे कारण ये है कि साइबर वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड हो गया कि जहाँ पर आदमी के लास्ट 1 से लेकर 2 साल तक के उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो डिजिटली स्टोर्ड होते हैं। यदि कहूँ कि मैं 1 साल पूर्व कहाँ था तो शायद मुझे आज उतना याद नहीं हो पाएगा, मगर मेरा जब साइबर या डिजिटल रिकॉर्ड मेरा चेक किया जाएगा तो डिजिटल रिकॉर्ड मुझे 1 साल या 1.5 साल जितना भी रिकॉर्ड मेरा होगा पुलिस के पास में, उसके आधार पर उसके व्यक्ति का प्रीवियस हिस्ट्री जानना और उसके बारे में जानना आसान हो गया है। और यही वजह है कि इस साइबर वर्ल्ड की वजह से अपराधों का डिटेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। अभी जी चूँकि आप बड़े शहरों में भी रहे, बड़े टाउन में रहे, इंदौर में रहे और वहाँ भी आपने काफ़ी अच्छा काम किया, शहडोल पे भी कर रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन करें क्योंकि शहडोल एक ट्राइबल ज़िला है, ऐसे में जो अपराध के जो प्रकार होते हैं वो कैंट साहब जो क्राइम है उसमें आपको क्या लगता है कि कितना फ़र्क है बड़े शहर और छोटे शहर के जो इससे रिलेटेड अपराध होते हैं? साइबर क्राइम को देख कर भी कहा जाए तो साइबर क्राइम के पर्सपेक्टिव में अपराधों का प्रकार ऑलमोस्ट सेम ही है। बड़े शहरों में जहाँ पर लिटरेसी का और अवेयरनेस का पार्ट ज़्यादा होता है, वहाँ पर जो व्यक्ति है वो साइबर ठगी का शिकार होने से बच जाता है। बट यहाँ पर जब जिस हिसाब से मैंने देखा है, शहडोल में जितना अवेयरनेस का पार्ट कमज़ोर रहा है और उसकी साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता का जो विषय रहा वो कमज़ोर होने की वजह से आदमी बहुत आसानी से ट्रैप हो जाता है। बहुत छोटे छोटे से कारण हैं जहाँ पर सावधानी रख के बचा जा सकता था, मगर बहुत भोलेपन से, मतलब ये नहीं कह सकते कि अवेयरनेस, मतलब मुझे लगा कि एक भोलापन इंसान का जो एक यहाँ का एक नेचर है शहडोल जिले का, उस भोलेपन से बड़ी आसानी के साथ OTP बता देना, आधार कार्ड नंबर बता देना, और उस वजह से वो ठगी का शिकार। और वैसे हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये बताएं, जो साइबर अपराध है उनमें से जो प्रमुख अपराध होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और जो सबसे ज़्यादा जिसमें लोग पीड़ित होते हों? साइबर अपराधों में वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर आजकल जैसे कि आपने जानते हैं कि व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक पर वीडियो कॉल का एक ट्रेंड बढ़ गया है। वीडियो कॉल की जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ पर उसकी नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। उस नेगेटिविटी की वजह से ही आजकल एक सेक्सटॉर्शन का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा हो गया है। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं कि जहाँ पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उस सामने वाले व्यक्ति को जो एक फेक आइडेंटिटी के साथ में एक न्यूड रील चलाने की कोशिश करता है। वो न्यूड होता नहीं है, वो न्यूड रील चलती है। उसको बहुत माइन्यूटली देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति हमारे सामने न्यूड हो रहा है, बट वो एक रील होती है जो चलती है धीरे धीरे, और उस प्रलोभन में आकर वो आदमी अपने अंतरंग वस्त्रों को उतारता है और सामने वाले के साथ न्यूड होने की कोशिश करता है। डिजिटल वर्ल्ड में एक स्क्रीन मिररिंग ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है कि जिस भी व्यक्ति से हम स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं उसकी स्क्रीन पे जो चल रहा है वो आसानी से रिकॉर्ड हो जाता है, और इसी का फ़ायदा उठा के साइबर क्रिमिनल्स उस न्यूड फोटो को, न्यूड वीडियो को कैप्चर करते हैं और उसको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे
अपलोड करके उसको सोशल डिफेमेशन करने के लिए उससे एक्सटॉर्ट करते हैं, पैसे की मांग करते हैं। तो आज आपके माध्यम से बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। आपके माध्यम से मैं आम जन सामान्य से अपील भी करता हूँ कि ऐसे अनवांटेड अननोन नंबर्स जो हैं, जो वीडियो कॉल के माध्यम से आपको एक छोटा सा प्रलोभन देते हैं, उस प्रलोभन में नहीं आए और अनवांटेड अननोन नंबर उसके साथ में कभी भी न्यूड या अपने अंतरंग वस्तुओं के साथ में वीडियो चैट ना करें। पहली बात तो वीडियो चैट ना करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर कोई प्रभावित हो के उस पर कुछ कर लिया है और रिकॉर्ड, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? सेक्सटॉर्शन की हम बात कर रहे थे अभी, तो साइबर क्रिमिनल्स आजकल मोबाइल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने वाले जितने भी एप्लीकेशन हैं, व्हाट्सएप हैं, बिजनेस व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फेसबुक पे जो वीडियो चैट का एक प्रोविज़न दिया गया है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे समय में आजकल साइबर क्रिमिनल्स एक नया तरीका अपनाया है जिसको हम सेक्सटॉर्शन के नाम से हम लोगों ने उसको ट्रेन किया हुआ है। इस अपराध में एक रील न्यूड लड़की की चलाई जाती है। लड़की के नाम का एक फ़ेक आईडी बना के एक फ़ेक फ़ोटो अपलोड करके सामने वाले को प्रभावित किया जाता है और न्यूड रील चला के उससे वीडियो चैट की जाती है और उस वीडियो चैट के दौरान उस कॉलर को भी अपने न्यूड होने के लिए इंसिस्ट किया जाता है। उसको बाथरूम में जाकर या किसी भी प्राइवेट जगह पर जाके उसके अपने अंतरंग वस्त्रों को दिखाने की बात। स्क्रीन मिररिंग एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सामने वाले की स्क्रीन को शेयर कर लेता है, अपलोड कर लेता है, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है और इसी रिकॉर्डिंग का फ़ायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल्स उसको एक्सटॉर्ट करने की बिल्कुल ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की जाती है कि आपका जो ये वीडियो है हम समाज में सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे, इवन यूट्यूब पे कर देंगे और उसके बाद यूट्यूब के ऑफिसर के नाम से उनको फेक नंबरों से उसको कॉल करके उसको एक्सटॉर्ट करना, धमका कर पैसे की वसूली करना। या फिर एक लेटेस्ट ट्रेंड चला है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच, डीसीपी दिल्ली या पुलिस कमिश्नर के नाम से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नाम से और कमिश्नरेट दिल्ली के नाम से अलग अलग नंबर से कॉल करके उसको परेशान किया जाता है। ऐसे नंबरों की जब आप डीपी देखेंगे तो वो एक पुलिस ऑफिसर की डीपी होती है, बिल्कुल फेक डीपी होती है जो आसानी से हमें बिल्कुल कहीं से अपलोड करके कर लिया जाता है। मेरा इस माध्यम से कहना है कि पहले तो अनवांटेड कोई भी कॉल यदि आता है तो उसे एंटरटेन ना करें। यदि इसके बावजूद भी अपराध घटित हो जाता है तो जो पैसे की मांग करते हैं तो पैसा बिल्कुल भी ना दें। अब जी हमने देखा है कि अपराध कई तरीके के होते हैं, कई उसमें इस तरीके के चीज़ें निकल के आती हैं, लेकिन ऐसे लोगों को पकड़ना, ऐसे लोगों को पुलिस के शिकंजे पर लाना कितना मुश्किल होता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस है इसके अंदर, क्योंकि जब ये लोग बात करते हैं तो पहली बात तो जिस आइडेंटिटी से बात करते हैं वो आइडेंटिटी एक फेक आइडेंटिटी होती है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि झारखंड और जामताड़ा की तरफ के यदि नंबर हैं और उन नंबरों को दिल्ली में अलग अलग लोकेशन से वो लोग कॉल करते हैं, तो पहली आइडेंटिटी होती है उस नंबर का सब्सक्राइबर, जो हमें दिख जाता है कि वो सब्सक्राइबर झारखंड या जामताड़ा या वेस्ट बंगाल किसी एरिया का है। लोकेशन वाइज उसकी लोकेशन जब आती है तो उसकी लोकेशन दिल्ली में किसी अलग अलग लोकेशन पर मिलती है। नॉर्मल कोर्स में ऐसे जो यूजर्स होते हैं, फ्रॉडस्टर्स होते हैं, वो वॉइस कॉल का उपयोग ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो वॉइस कॉल जब उपयोग करते हैं तो आईपी का उपयोग होता है। कई बार ये भी देखने में आया है कि उनके रेगुलर नंबर्स किसी और व्यक्ति के पास चल रहे होते हैं, नॉर्मल वॉइस कॉल वहाँ जाता है, मगर यदि व्हाट्सएप वॉइस कॉल की बात करें तो वो कहीं और डाइवर्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दो एस्पेक्ट्स समझ में आए हैं यहाँ पर। सामान्य तौर पर जो पुराने या बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जो सिम्बियन फ़ोन का उपयोग करते हैं, कीपैड फ़ोन जिन्हें हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनसे बहुत आसानी से ओटीपी जनरेट किया जा सकता है। तो ऐसे फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, ऐसे लोगों को भी टारगेट करते हैं और उनके नंबर्स पे अपना व्हाट्सएप इंस्टॉल करके फिर कॉल करते हैं। तो वो बंदा कहीं और होता है, उसे मालूम ही नहीं होता है कि उसके नंबर पे कोई व्हाट्सएप जैसी चीज़ चल भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस बहुत लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बैंकिंग को लेकर यदि हम बात करें कि बैंकिंग में सबसे ज़्यादा जो कि एक आर्थिक हानि होती है, लोगों को पता नहीं होता है, बैंकिंग नेट बैंकिंग के थ्रू जो फ्रॉड होते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है और किस किस तरीके के होते हैं? देखिए, बैंकिंग फ्रॉड्स को निपटने के लिए
बैंक्स ने भी अपने कस्टमर्स को बहुत सारी चीज़ों से सुविधा दे रखी है। जैसे उसने OTP का एक जो प्रोविज़न दिया था वो ऑथेंटिकेट करने के लिए था कि मेरा कस्टमर ही उस पैसे को निकाल रहा है, ये ऑथेंटिकेट करने के लिए उसने दिया था। बिल्कुल। और आपने देखा कि पुराने समय में OTP बहुत आसानी से मांगा जा सकता था। जब इसका प्रचार प्रसार बढ़ा तो लोगों ने OTP देना तो बंद कर दिया, मगर अब OTP तो जनरेट हो रहा है। फ्रॉडस्टर्स ने उसका नया तरीका निकाल लिया। तो एक लिंक के माध्यम से, हाइपर टेक्स्ट एक लिंक भेजते हैं आपको मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से, और उस लिंक के माध्यम से एक ऑटोमेटिक SMS फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करा देते हैं, सो दैट जब वो बैंक में अटेम्प्ट करते हैं तो जो OTP जनरेट होता है वो SMS के माध्यम से आता है, और उस ऑटोमेटिक SMS फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन के माध्यम से वो जो आने वाला OTP है आप बोल के नहीं बताते हैं, वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होकर उस फ्रॉडस्टर तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। और वो अपना जैसे हमने क्लिक किया तो वो बिल्कुल उस केस में जितने भी अननोन हाइपर टेक्स्ट लिंक आती, जो लिंक आती, ऐसी लिंक जिस पे ब्लू कलर की और अंडरलाइन हो, जिस पे कर्सर यदि लगाने पर वो एक पंजे का निशान बना देती है, वो हाइपर टेक्स्ट लिंक होती है। उससे बचना चाहिए, उसको क्लिक नहीं करना। बिल्कुल कि महत्वपूर्ण पॉइंट। अमित जी, जिस तरीके से साइबर सेल अपराध पकड़ने का काम तो करती है, डिजिटल जो क्राइम हो रहे हैं उस पर काम कर रही है, लेकिन वो लोगों को, समाज को सौगात भी देती है, चाहे वो मोबाइल के रूप में हो, चाहे किसी का गया हुआ धन वापस हो। अभी हाल ही में शेड्यूल हमने देखा कि आपने 30 लाख रुपए लौटवाए सामंजस्य स्थापित करा के। ये क्या था और किस तरीके के ऐसे कितने मामले हैं अभी? हाँ जी, जैसा आपने कहा कि साइबर सेल की भूमिका न सिर्फ अपराध पकड़ने के लिए, सामाजिक विघटन ना हो और समाज में खुशियाँ साइबर सेल के माध्यम से लौटाई जाए, इसी दिशा में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कुमार प्रतीक साहब के द्वारा गुमशुदा मोबाइल को बांटने का भी एक महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। तकरीबन श्रीमान के आने के बाद से हम 200 से अधिक मोबाइल फ़ोन लोगों को लौटा कर उनकी खुशियाँ लौटा चुके हैं। आप जानते हैं मोबाइल फ़ोन में अपना पर्सनल डेटा होता है। बिल्कुल। और वो पर्सनल डेटा किसी धन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। तो जब वो लौटता है तो जो उस समय की जो खुशियाँ हैं, उस खुशियों को बयान शब्दों में करना बहुत मुश्किल है। रही बात इस प्रकरण की, साइबर सेल के द्वारा पास जब शिकायतें आती हैं तो पहली कोशिश हमारी ये होती है कि उसका गया हुआ पैसा कैसे भी करके हम इंटरमीडिएटरी या बैंक के माध्यम से रोक दें। जो वॉलेट्स हैं, उन वॉलेट्स में जाने वाला जो पैसा है वो इंटरमीडिएटरीज कहलाते हैं वॉलेट्स, उनके माध्यम से हम रिफंड करा देते हैं। तकरीबन 50 प्रकरणों में हमने अभी तक 50 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि वापस लौटा दी। उसमें से ये 30 लाख रुपए एक बड़ी राशि का था। यदि इसी विषय को हम बात करें, इस 30 लाख वाले इस विषय में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कुमार प्रतीक साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा की है, जहाँ पर एक फरियादी ने अपना एक बेटा कोरोना और उसके बाद की बीमारी से खोया था, और दूसरे बेटे से अनजाने में हुई गलती से उसको कारावास हो सकता था, उसका जो भविष्य है वो खराब हो सकता था। ऐसे में पुलिस का एक दायित्व बनता है कि कम्युनिटी पुलिसिंग, बिल्कुल उस कम्युनिटी पुलिसिंग को ध्यान में रखते हुए समाज का विघटन ना हो, उसके माध्यम से साहब ने मुझे निर्देशित किया गया कि इस प्रकरण को विशेष तौर पर देखा जाए। उस फरियादी की शिकायत ये थी कि उसके छोटे बेटे की मृत्यु होने के बाद उनके अकाउंट से किसी व्यक्ति ने मोबाइल चुरा कर 30 लाख से अधिक की राशि का ट्रांजैक्शन कर लिया। प्राइमा फेसी बहुत बड़ा राशि थी, और क्योंकि मृत्यु के बाद हुई ये घटना थी इसलिए एक सिंपैथी बहुत ज़्यादा थी। उस केस में जब साइबर सेल की तरफ से बैंक से जानकारी ली गई अकाउंट की, तो मालूम पड़ा कि किसी चंद्रमोहन गुप्ता के अकाउंट में ये पैसा गया है। चंद्रमोहन गुप्ता थाने निवासी हैं, उनको बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि ये मेरा छोटा ही भाई है, जिसके फ़ोन के माध्यम से मैंने ये घटना करी थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष जब दोनों को उपस्थित कराया गया तब उसने बताया कि परिवार की जब विकट स्थितियां रही हैं तब उसने काफ़ी परिवार को मदद की। बिल्कुल। छोटे भाई के लालन पालन में, उसको पढ़ाने में भी उसने काफ़ी मदद करी थी। और उसी बात को लेकर उसके मन में आया कि पिताजी को कुछ राशि मिल चुकी है बीमा के रूप में, तो जो मैंने लगाया कम से कम उतना पैसा मैं, साथ ही उसकी पत्नी का एक लोन
उसके पिताजी ने कराया था, उसको भी रीपेमेंट की, उसके ऊपर एक लाइबिलिटी थी। तो कहीं मन में एक छोटा सा ग्रेडीनेस था, बिल्कुल, उसको रिपे करने के लिए उसने 30 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांजेक्ट किए थे, जिसका अकाउंट हमने डेबिट फ्रीज कराया। उसको बुलाया तो उसने अपनी गलती एक्सेप्ट करी। अपराध तो था, मगर एक तरफ एक बेटे को खोने का गम, बिल्कुल, और दूसरी तरफ दूसरे बेटे का भविष्य खराब होने की दुख, इन दोनों के बीच में पुलिस का रोल बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल एक सामाजिक पुलिसिंग निश्चित रूप से, अगर ये मामला न्यायालय में जाता तो लाखों रुपए वहाँ खर्च होते, जिंदगी बर्बाद होती। बिल्कुल। तो उसी स्थिति में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री प्रतीक साहब द्वारा दोनों पक्षों को समक्ष में सुना जाकर दोनों को समझाइश दी गई, और समझाइश के फलस्वरूप जो चंद्रमोहन गुप्ता है, जो बड़ा बेटा है, उसके द्वारा अपनी पत्नी के साथ उपस्थित होकर सहर्ष वो पैसे अपने पिताश्री को वापस लौटाए हैं। तो एक सामाजिक पुलिसिंग की दृष्टि से एक बहुत बड़ा कार्य था ये सब पुलिस के लिए भी, कि किसी व्यक्ति को पैसे भी लौटाना और उस परिवार की खुशियाँ भी व्यक्ति को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जी हम जब देखते हैं कि जब हमारे कहीं पैसे जमा होते हैं हम उसको चेक कर सकते हैं, बाकी के जो हमारे कुछ भौतिक साधन संसाधन उसको हम देख सकते हैं कि व्यवस्थित है कि नहीं। हमारे जो डाटा होते हैं, हमारा जो पर्सनल कई प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं, वो कौन कब एक्सेस करके उसका कब दुरुपयोग करने लगे हमें पता नहीं होता। ऐसे में हमें कैसे जागरूक होने की ज़रूरत है और कैसे करके हम अपने आप को सेव कर सकते हैं? धन की सुरक्षा बैंक कर लेता है, मगर डेटा की सुरक्षा की जहाँ बात आती है तो हमारा अवेयरनेस उसके अंदर बहुत जरूरी है। उसके अंदर मेरा आपके माध्यम से आम जन सामान्य से अनुरोध है कि अपने प्रत्येक सोशल मीडिया अकाउंट या अपने अकाउंट्स की प्राइवेसी सेट करके रखें। प्राइवेसी एक ऐसा विषय है कि व्यक्ति अपने जीवन में वो धारण करते ही है। यदि मुझे बिहेवियर की प्राइवेसी करनी है तो मैं खुद करता हूँ, बिल्कुल। एसोसिएशन की प्राइवेसी होगी तो मैं खुद कर लेता हूँ। मुझे कम्युनिकेशन की प्राइवेसी रखना होती है तो वो मैं खुद रखता हूँ। मगर जब सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात आती है तो वो साइबर क्राइम के ऊपर जाके, साइबर सेल के ऊपर जाके डिपेंडेंट हो जाता है। मैं यहाँ अपील करता हूँ कि प्रत्येक अकाउंट्स में प्राइवेसी अपनी सेट करें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आजकल सभी जगह पर इनेबल्ड कर दिया गया है। व्हाट्सएप पे 2 स्टेप का वेरिफिकेशन इनेबल्ड करें, सो दैट आपका अकाउंट कहीं हैक नहीं हो सके, कोई और उसका एक्सेस नहीं कर सके। इंस्टाग्राम पे भी बहुत आसानी से हम अपने अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स में कॉन्टैक्ट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो हम डिस्प्ले पिक्चर जो हम लगाते हैं, जिसे हम बहुत आसानी से डीपी कहते हैं, उस डीपी की भी हमें प्राइवेसी रखना चाहिए। सामान्य तौर पर व्हाट्सएप एक ऐसा हो गया है एप्लीकेशन जो आम प्रत्येक व्यक्ति यूज़ करते हैं। बिल्कुल। यदि हम उस व्हाट्सएप पे अपनी डीपी की प्राइवेसी सेट करेंगे और सिर्फ उसको यही रखेंगे कि मेरे कॉन्टैक्ट्स, हु कैन सी मी, ओनली माई कॉन्टैक्ट्स, तो हमारे जो पिक्चर का जो दुरुपयोग है, हमारे फोटोग्राफ्स का जो दुरुपयोग है, जो फोटोग्राफ की जो मार्फिंग होके जो हमारा डिफेमेशन या हमारा एक्सटॉर्शन हो सकता है पैसे को लेके, उससे हम बचा जा सकते हैं। इसमें अवेयरनेस एक बहुत बड़ा पार्ट है। आपको मैं इसी बात पे से बता दूं कि साइबर क्राइम सेल शेड्यूल द्वारा श्रीमान एडीजीपी महोदय के मार्गदर्शन और कुमार प्रतीक साहब, एसपी साहब के निर्देशन में लगातार प्रत्येक स्कूल, संस्थान, कॉलेज, जन जगह पर साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अभी तक हम लोग तकरीबन 25 प्रोग्राम इसको कर चुके हैं। बिल्कुल। और इस 25 प्रोग्राम में करीबन 2,500 से 3,000 विद्यार्थी और जो सोशल पर्सन्स हैं उनको हम अवेयर कर चुके हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम जिन्हें जागरूक करते हैं यदि वो हमारा सेना बन के या हमारी टीम बन के काम करे एज ए नेटवर्किंग, क्योंकि हर किसी तक पुलिस का प्रत्यक्ष रूप से पहुंच पाना बेहद मुश्किल होता है, ऐसे में ऐसा क्या किया जा सकता है कि अगर आप 100 लोगों को समझा रहे हैं तो 100 लोग कैसे 1000 तक जाएँ और 1000 फिर 1 लाख तक जाएँ? इस तरीके का कोई ऐसा टर्नल बने, कोई ऐसा टीम बने, कोई ऐसा नेटवर्क बने, कैसे ये क्या बेहतर हो सकता है इसमें? बहुत सही प्रश्न है आपका, क्योंकि पुलिस का एक अपना दायरा है। जो थाना पुलिसिंग है वो उसके पास डे टू डे लाइफ में अपनी बहुत ज़्यादा बिजी है। बिल्कुल। साइबर क्राइम सेल जो है वो भी उनकी असिस्ट करने के लिए या हीनियस टाइप के अपराधों को निकालने के लिए उसमें बिजी रहता है। जब हम लोग साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम रन करते हैं तो लास्टली उन एप्लीकेंट्स को, उन पार्टिसिपेंट्स को साइबर योद्धा, साइबर वॉरियर या साइबर दोस्त बनाने की बात करते हैं। बिल्कुल। और उनसे अपील ये करते हैं कि आज हुई हमारी बातों को, जिस प्रकार आप अपने व्यक्तिगत फोटोग्राफ्स को अपने डीपी पे, अपने स्टेटस पे शेयर करते हैं, उसी प्रकार आज हुई हमारी चर्चा को स्टेटस पे लगाएं, स्टोरी पे लगाएं, अपने कॉन्टैक्ट्स को स्प्रेड करें,
साइबर क्राइम से बचने के लिए एक भारत सरकार का एक टोल फ्री नंबर है 1930, उसकी एक उनको स्लाइड दिखाई जाती है, बिल्कुल उसका प्रचार प्रसार के बारे में उनसे अनुरोध किया जाता है। भारत सरकार की एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in, ये 24/7 काम करने वाली साइट है, नंबर भी 24/7 काम करता है। उसका प्रचार प्रसार बढ़ाया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कि यदि आप सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कहीं भी साइबर अपराधों को लेकर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसे अपना नैतिक दायित्व समझ के समाज में फैलाएं। बिल्कुल। यदि आप फैलाएंगे तो आपके फैलाने से यदि 4 लोगों में से 1 लोग भी बच गया तो ये उस पुण्य का काम आपके लिए भी है और साथ में पुलिस के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जी लेकिन एक चीज़ है कि लोगों में जागरूकता तो आई है, लेकिन उससे कहीं जागरूकता जो है ये आ गई है कि जब भी साइबर से रिलेटेड कोई अपराध होते हैं तो वो थाने में नहीं सीधे साइबर सेल पे जाते हैं और उनको पता है कि साइबर सेल पर इसका नहीं। ऐसे में आपको क्या लगता है कितना वर्डन बढ़ गया है पुलिस का, खासतौर से साइबर सेल का? बिल्कुल सही है, बर्डन तो काफ़ी है, बट जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरना ही पुलिसिंग का हमेशा काम होता है और हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि जनता की जो अपेक्षाएं उन पर खरा उतरें और उसी का परिणाम है कि करीबन 50 लाख रुपए की राशि हम लोगों को वापस करा चुके हैं। 50 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि हमने संबंधित फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट में डेबिट फ्रीज करा रखी है। कुछ अपराधों में हमने, जहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपराधियों को पकड़ लेंगे, हमने क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड करा के हमारी टीमें मूव हो रही हैं वहाँ पर और बहुत जल्दी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में उनको बाहर से पकड़ के लेकर आने वाले हैं और वो भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। 2009 से साइबर सेल पर एक आपकी अच्छी पकड़ है, तब से सेवाएं दे रहे हैं, इंदौर से लेकर शहडोल और जो भी बड़े शहर थे। KF रुस्तम जी अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया, शहडोल में भी प्रभारी मंत्री से आपको सम्मानित मिला। वो जो एक बड़ा अवार्ड था जिस पे आपको गन भी मिला, वो कैसा था, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। जी हाँ, इंदौर क्राइम ब्रांच की पोस्टिंग के दौरान 2013 में खंडवा के एक व्यापारी राजेश जैन का किडनैपिंग एक यूपी की गैंग द्वारा किया गया। बहुत बड़ा क्रिमिनल गैंगस्टर सुधीर भदौरिया गैंगस्टर है, फरीदाबाद का, बेसिकली आगरा का रहने वाला। उनकी गैंग के द्वारा इंदौर आकर उसका किडनैपिंग किया गया और उस किडनैपिंग का मोटिव सिर्फ 5 करोड़ रुपए लेना था। उसके पीछे एक गुड्डू तिवारी यूपी बनारस का एक व्यक्ति था जो हमेशा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का अधिकारी बनकर जगह जगह लोगों को रुकता था और अपनी बातों में इतना इम्प्रेस कर लेता था कि लोग उसकी बातों के जाल में फंस जाते थे। बिल्कुल। उसने उस राजेश जैन को ये कहा कि मुझे बहुत सारी ज़मीनें खरीदनी है NHAI के रूल्स निकलने के लिए, उसमें आपको अच्छा कमीशन मिल सकता है। और उसका लालच देकर जब उसका घर वर उसने देखा तो उसे लगा कि एक बड़ी पार्टी है, इसका यदि किडनैप किया जा सकता है तो अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। फिर उसने अपने जो साथी हैं सुधीर भदौरिया एंड गैंग, उनसे संपर्क किया। इंदौर पुलिस का एक टेरर ऐसा रहा है कि सुधीर भदौरिया एंड गैंग को उसके पहले 2012 में एक लूट और मर्डर के केस में हम लोग पकड़ चुके थे। तो उन लोगों ने इंदौर आने से मना कर दिया उसकी बात पर। तब उसने कहा कि ठीक है, मुझे खंडवा में ही काम करना है। तो वो खंडवा जाने के लिए तैयार हो गया। इंदौर से होते हुए मूव करके गए खंडवा। इंदौर बुला के उसका किडनैपिंग किया, अपनी गाड़ी में डाल के उसको इंदौर में एक सैटेलाइट टाउनशिप है वहाँ पर उसको रखा। इस दौरान गुड्डू तिवारी वहाँ से भाग गया। उसको लगा कि पुलिस एक्टिव हो गई है तो वो भाग गया। तब इन लोगों के लिए एक संशय की स्थिति बन गई कि अब इस किडनैपिंग को लेकर कहाँ जाए। बिल्कुल। तो वो किडनैपिंग को लेकर वो लोग फरीदाबाद के लिए रवाना हुए। तत्समय हमारे IGP महोदय श्री विवेक माहेश्वरी साहब है ना, VK माहेश्वरी साहब के विशेष मार्गदर्शन में, और दिलीप सोनी साहब हमारे एडिशनल SP साहब पर हैं, और राकेश गुप्ता साहब DI साहब, इनके द्वारा बहुत मेहनत करके हम लोगों को गाइडेंस किया गया और 90 घंटे के अंदर हम सकुशल फरीदाबाद से उस किडनैपिंग को छुड़ा कर लेकर आए। जब उसको छुड़ा कर लाए तो इतना असलाहा उन लोगों के पास मिला है, इवन हैंड ग्रेनेड उन लोगों के पास में था, अच्छी खासी गन्स उनके पास में थी और काफ़ी क्रिमिनल्स लोग थे वो लोग। उनको 5 क्रिमिनल्स को पकड़ के उनको लेकर आया गया है और वहाँ पर किडनैपिंग को छुड़ाने में हमारी मदद रही। उसी वजह से श्रीमान माहेश्वरी साहब की विशेष कृपा है मेरा नाम और दिलीप सोनी साहब का नाम इस अवार्ड के लिए प्रपोज किया गया था, जहाँ राज्य शासन ने इसको मान्य करते हुए मुझे
इस बात को सम्मानित किया गया है। बिल्कुल। जो आपका इंदौर का करियर था और जो शहडोल की सेवाएं हैं, कितना मज़ा आ रहा है, कितना कुछ बेहतर कर पा रहे हैं साइबर को लेकर शहडोल में? शहडोल में मुझे लगता है कि बहुत काम करने की स्कोप है। और जब जब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का पैसा वापस होता है या लोगों के फ़ोन्स बहुत मिलते हैं, उनके चेहरे की जो खुशी, बिल्कुल, क्योंकि वो मेहनत का वो एक ऐसा पैसा होता है जो उनके, वो जो खुशी है, उस खुशी का आकलन नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपके लिए एक बड़ी बात यह है कि आपके जो एडीजी हैं वो भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो भी साइट्स है। कितना अनुभव मिलता है आपके दोनों ऑफिसर्स जो हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामंजस्य और काफ़ी ज़्यादा एडीजी साहब का मार्गदर्शन तो सदैव साइबर सेल को मिलता रहता है। जैसे कि एडीजी साहब का ये कोटेशन है कि साइबर योद्धा, आपने देखा होगा उन्होंने ये कहा है कि लोगों को साइबर योद्धा बनाना है। और उसी पथक्रम पे चलते हुए हम लोगों ने साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम बना के जितने पार्टिसिपेंट सबको साइबर योद्धा बना। केसेस के अंदर भी साहब का विशेष इंटरेस्ट रहता है और साइबर फील्ड को लेके साइबर की बारीकियों में क्या और निखार लाना चाहिए, ये बार बार दोनों अधिकारियों से हमें मिलता रहता है, जिससे हम और बेहतर तरीके से यहाँ पर लोगों की अपेक्षाओं पे खरे उतरते हैं। अपराधों के डिटेक्शन के अंदर हम अच्छा सा काम कर पाते हैं और अपराध का निकाल। बिल्कुल। अमित जी, युवा अपराध और वैसे में साइबर अपराध, ये तीनों बड़ा एक ऐसा विषय है और जिसमें हमारे जो युवा पीढ़ी है, चाहे युवा हो चाहे युवतियाँ हों, किस तरीके से वो जाल में फंसती हैं। FB, इंस्टा, इनके माध्यम से फ्रेंडशिप होना और उसके बाद फिर वो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्योंकि वो मानते नहीं हैं, माँ बाप की सुनते हैं लेकिन माँ बाप की मानते नहीं हैं, आपकी सुनेंगे आपकी नहीं मानेंगे, ऐसे में उनको क्या कहा जाए, कैसे मान सकते हैं वो? कि ये मानने वाली जहाँ तक बात है, तो युवा जब तक खुद अवेयर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ। उसी बात को लेकर हम लोग बार बार सभी को इंसिस्ट करते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है कि जहाँ पर आप जिन व्यक्ति को जानते नहीं वो भी आपको इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसका नाम ही इसीलिए सोशल मीडिया रखा गया है। बिल्कुल। और इजीली कोई भी कहीं से कॉन्टेक्ट कर सकता है। सामान्य तौर पर इंस्टा और फेसबुक पर जितनी भी आईडीज़ हैं उस पर ट्रस्टवर्दी साइट्स या ट्रस्टवर्दी आईडीज़ बहुत कम है। ये आज का जो युवा है वो इसकी नेगेटिविटी और इसके एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ चुका है। बिल्कुल। जहाँ पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं वहीं नेगेटिव माइंडसेट के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। वो नेगेटिव माइंडसेट के लोग यहाँ पर लड़कियों की फोटोग्राफ्स लगा के लोगों को बिल्कुल, क्योंकि कई बार तो खुद पता नहीं होता है कि मैं लड़का हूँ लड़की से बात कर रहा हूँ या लड़की लड़का से बात कर रहा है, तो ऐसे में जो है डिजिटल की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में खो के अपने आप को, ये बड़ा एक चैलेंज। उसी बात को लेके हम लोग उनको बार बार अवेयर करते हैं कि जब तक आप उस व्यक्ति को जान ना लें, जानते नहीं उस आईडी को, उस नाम को, जब तक आप नहीं जानते हो तब तक उसको एंटरटेन मत करें। एक छोटा सा मैसेज आता है हाय, वो हाय जो है आपका कम्युनिकेशन बढ़ा देता है। मेरा इस माध्यम से लोगों के अंदर अपील है कि ऐसा कोई अननोन आईडी आपको यदि हाय से आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और यदि आप उसको नहीं जानते हैं तो उसको इमीडिएट ब्लॉक करें। रिसेंटली अभी 3 घटनाएं ऐसी यहाँ पर आई हैं जिसमें बहुत जल्दी हम आरोपी पकड़ने वाले हैं कि जहाँ उसने लिखा हाय, उस पीड़िता ने बात करना शुरू कर दी कि आप कौन, उसने आगे बात करना चालू कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा इसी क्रम में अनुरोध है कि यदि जैसे हम नहीं जानते कि कौन बंदा है, बिल्कुल, बंदा है या बंदी है, कौन है मुझे नहीं मालूम, मेरा पड़ोसी है या दूर का है मुझे नहीं मालूम है, मगर हम नहीं जानते उसको वही ब्लॉक करें। ब्लॉक करने का फीचर आपके पास में है, बिल्कुल, उस फीचर का पूरा फ़ायदा उठाएं और जो लोगों को हम जानते हैं उन्हीं से मिलें। इसी बात को लेकर हम लोग एक क्या करें और क्या ना करें, बिल्कुल, इसका एक पोस्टर्स जगह जगह हम लोग प्रसारित कर रहे हैं। श्रीमान एडी साहब के मार्गदर्शन में कुमार प्रतीक साहब, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विशेष तौर पर हम साइबर सेल से इसको डिज़ाइन कराया गया है। बहुत जल्द इस पोस्टर का हम लोग यहाँ से विमोचन करेंगे और सभी जगह लगाएंगे। प्रत्येक थाने में इनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने जा रहे हैं। आम जन सामान्य से भी अनुरोध है कि उस होर्डिंग्स को अपने माध्यम से प्रिंट करवा कर अपने संस्थानों में लगाएं और लोगों को जागरूक करके साइबर योद्धा बने और इस अपराध को रोकने का काम करें। जैसे 2020 से लेकर 22 तक हम कोरोना से जीत कर आए, कोरोना से निकल कर आए, उसका एक ही कारण था कि लगातार हमारे ऊपर हैमरिंग हुई, अवेयरनेस की हैमरिंग हुई। साइबर हैमरिंग अभी नहीं हो पा रही है, साइबर अवेयरनेस की हैमरिंग नहीं हो पा रही है। तो साइबर अवेयरनेस की हैमरिंग होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साइबर हाइजीन होना बहुत जरूरी है।
हाइजीनिक की हम बात जरूर करते हैं, मगर साइबर हाइजीन हमारे अंदर अभी नहीं आया। हमारे जब तक सबकॉन्शियस में साइबर हाइजीन की बात नहीं जाएगी, साइबर अवेयरनेस की बात नहीं जाएगी, तब तक हम इनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। और उसके लिए आप सभी का सहयोग हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। बिल्कुल, कई बार छोटी सी गलती है जानलेवा हो जाती है, हम खुद में सुसाइड कर लेते हैं। अंतिम 2 सवाल अमित जी, चूँकि जागरूकता की जब हम बात करते हैं तो शहर में तो ठीक है, लेकिन जो ग्राम पंचायत है, जो ट्राइबल लोग हैं, उन तक कैसे हम साइबर को लेकर जागरूक करने का प्लान है अगला, और किस तरीके से वो जागरूक हो सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो प्रभावित होते हैं? ग्राम पंचायतों की जहाँ तक बात है तो अभी साइबर सेल का नेक्स्ट स्टेप यही है कि हमने कुछ सरपंच महोदयों से बात करी है और उनसे ये अनुरोध किया है कि आप अपने गांव के सरपंच के जो पंचायत की जो कम्युनिटी हॉल है वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करें। गांव में जो जिस प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं वहाँ पर APS अपराध, जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आजकल हुआ है, तो उससे ज़्यादा विड्रॉवल वहाँ पर होना है, तो उस टाइप की वहाँ पर अवेयरनेस उनको लाना जरूरी है। और एक बार पुलिस जब उनके बीच में जाकर अवेयरनेस की बात करेगी तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से पंचायत अधिकारियों का और सरपंच महोदय यदि हमें इसमें कम्युनिकेशन का सहयोग करें, बिल्कुल तो बिल्कुल। कई बार, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि किसी का मोबाइल आधार कार्ड लिंक नहीं है तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को वो अपना मोबाइल OTP सब कुछ, और वही फ्रॉड कर देता है। तो ऐसे में उसके बाद क्या, कैसे वो उसको पता चले कि क्या हो रहा है, तो ये बड़ा विषय होता है। बिल्कुल, हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो कम्युनिटी है, जो समाज है, पुलिस परिवार शहडोल ज़िले की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? लाइफ को आम जन सामान्य तक पहुंचाने का काम करता है। वहीं आपके बहुत सारे स्टेटस, आपकी बहुत सारी DP, आपकी बहुत सारी पर्सनल फोटोग्राफ्स नेगेटिव माइंडसेट के व्यक्ति को आपकी फ़ोटो को मार्फ कर आपको सोशल डिफेम करने के लिए या आपको फाइनेंशियली एक्सटॉर्ट करने में मदद भी करती है। ऐसी स्थिति में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, प्रत्येक अकाउंट्स की प्राइवेसी को ज़रूर ध्यान रखें, प्राइवेसी सेट करें। प्राइवेसी सेट करने में यदि कोई तकलीफ़ लगती है तो गूगल एक ऐसा माध्यम बन चुका है कि जहां से हम आसानी से उसको सीख कर या अपने किसी जानकार व्यक्ति से सीख कर अपनी प्राइवेसी को सेट कर सकते हैं। और कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान अपना कोई भी पर्सनल डेटा, अकाउंट्स से रिलेटेड कोई भी डेटा कहीं शेयर न करें। दूसरी बात, मोबाइल फ़ोन का उपयोग उसी प्रकार करें जैसे क्रिकेट के अंदर हर बॉल पर 6 नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार हर आने वाले कॉल को एंटरटेन करना भी ज़रूरी नहीं है। आपके पास में उस कॉल को ब्लॉक करने का तरीका है। ज़्यादा यदि लग रहा है कि वो कॉल आपको बार बार परेशान कर रहा है तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके भी आप उससे निजात पा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। मगर ये अवेयरनेस आपको खुद को लाना पड़ेगी। आपकी अवेयरनेस और आपके द्वारा लोगों में फैलाई गई अवेयरनेस ही इस साइबर क्राइम, आपके मोबाइल से संबंधित आपकी जो धन संपदा है, जो मोबाइल के थ्रू इधर से उधर होती है, जो आपकी असीमितता जाती है या आपकी प्राइवेसी भंग होती है, वो वापस तो पुलिस कर पाती है, लेकिन उसके पहले आप बहुत कुछ खो देते हैं। ऐसे में पुलिस अपराध होने, यही वजह है कि पुलिस अपराध होने के पहले इस पर कैसे जागरूकता लोगों में आए, जन जन तक कैसे ये जागरूकता फैले कि ये अपराध ही ना होने पाए। क्योंकि मोबाइल का दौर और जो डिजिटल भारत की हम बात करते हैं, हमें बहुत कुछ देता है, लेकिन उसके साथ ही जो कुछ ऐसे लोग होते हैं वो हमसे बहुत कुछ ले लेते हैं। ऐसे में हमें कैसे सावधान रहता है, अभी ASI दीक्षित जी आपको बता रहे थे। और आपको बता दें कि एक और खुशी की बात कि जिस तरीके से साइबर सेल लगातार इन अपराधों पर अंकुश और नियंत्रण करने का काम कर रही है, वही सामाजिक और कम्युनिटी पुलिसिंग के दृष्टिकोण से भी बहुत बेहतरीन काम कर रही है। अमित जी, आपको, आपके पुलिस अधीक्षक को और आपके वरिष्ठ अधिकारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ इन वादे के साथ कि निश्चित रूप से जिस तरीके से जागरूकता अभियान पर आपकी पूरी टीम लगी हुई है, आने वाले समय में यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो युवा है, यहाँ की जो कम्युनिटी है, वो निश्चित रूप से जागरूक होगी हमसे बातचीत करने के लिए और बहुत सारे अपने अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।